मुगल साम्राज्य का पतन 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अकबर ने इसके विस्तार एवं संगठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा शाहजहां के शासनकाल तक इसका गौरव न केवल भारत बल्कि विदेशों तक फैल गया। लेकिन औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जिससे मुगल साम्राज्य की नींव डगमगा गई और उसके सभी उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। इसलिए भारत में विशाल मुगल साम्राज्य एक रेत के महल की तरह धराशायी हो गया, जिसके अनेक कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में औरंगजेब का अति संदेहपूर्ण स्वभाव तथा उसकी केंद्रीयकरण की नीति को अहम माना जाता था। औरंगजेब एक निरंकुश शासक था। उसने साम्राज्य के सारे अधिकार और शक्तियाँ अपने हाथों में केंद्रित कर रखी थी। सभी प्रकार के निर्णय केवल उसके द्वारा ही लिए जाते थे और राज्य के छोटे छोटे कार्यों को वह खुद देखने लगा और उनके अंदर हस्तक्षेप करने लगा। औरंगजेब के शासनकाल में सत्ता में जैसा कठोर केंद्रीयकरण हुआ वैसा किसी अन्य मुगल बादशाह के शासनकाल में नहीं हुआ। इसी नीति की भयंकर परिणाम निकले। मंत्रियों और राज्य के अन्य अधिकारियों में प्रशासन को करने की क्षमता नष्ट हो गई, जिससे धीरे धीरे औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। जब तक औरंगजेब प्रशासन का सारा बोझ अपने कंधों पर स्फूर्ति के साथ करता रहा, यह साम्राज्य चलता रहा। लेकिन जैसे ही वह वृद्ध हो गया और प्रशासन में शिथिलता आ गई, उसके अनुभवहीन मंत्री प्रशासन के कार्यों को संभालने में असमर्थ रहे और चारों ओर अशांति फैल गई, जिस कारण मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। औरंगजेब की धार्मिक नीति भी मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक मानी जाती है, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वह भारत में इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म के अस्तित्व को सहन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस उद्देश्य से उसने दारुल हर्ब को दार उल इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए विशेष कदम उठाए। उसने हिंदुओं के अनेक मंदिरों एवं मूर्तियों को नष्ट कर डाला। उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। उसने नए मंदिरों के निर्माण और पुराने मंदिरों की मुरम्मत पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू पाठशालाओं को अनुदान देना बंद कर दिया। हिंदुओं को राज्य के सभी पदों से हटा दिया गया। उसने हिंदुओं को अपमानित करने के उद्देश्य से जजिया कर, जो एक घृणित कर था, एवं तीर्थ यात्रा कर को फिर से लागू कर दिया। ये कर अकबर के शासनकाल में 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर हटा दिए गए थे। लेकिन औरंगजेब ने इन करों को फिर दोबारा से हिंदुओं के ऊपर लागू कर दिया। औरंगजेब ने
हिंदुओं पर अनेक सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिबंध भी लगा दिए। उसने अनेक हिंदुओं को तलवार के बल पर इस्लाम में शामिल कर दिया। इनकार करने वाले हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता था। उसकी इस नीति के कारण हिंदू उसके कट्टर शत्रु बन गए। उनके विद्रोह मुगल साम्राज्य के लिए विनाशकारी साबित हुए। औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक सहनशीलता की नीति को पलट दिया तथा इस प्रकार हिंदुओं की राज्य के प्रति वफादारी को भी नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हुए तथा जिन्होंने साम्राज्य की शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। यह कथन प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर सतीश चंद्र ने कहे हैं। राजपूतों के साथ दुर्व्यवहार। मध्यकाल में राजपूतों का समाज में बहुत सम्मान था और राजपूत एक बहुत ही साहसी और ईमानदार कौम मानी जाती थी। अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता स्थापित करके एक नए युग की शुरुआत की थी। उनकी मित्रता मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं संगठन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई थी। राजपूत मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देने के लिए कभी भी नहीं हिचकिचाते थे। लेकिन औरंगजेब राजपूतों के बढ़ते हुए प्रभाव को सहन करने को तैयार नहीं था। उसने जय सिंह तथा जसवंत सिंह, जो कि राजपूतों के दो प्रसिद्ध नेता थे, की मृत्यु के बाद राजपूतों का दमन करने का निर्णय किया। उसने जसवंत सिंह की दो विधवा रानियों को शाही हरम में शामिल करने का प्रयास किया। उसने जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी अजीत सिंह का घोर अपमान किया और मारवाड़ एवं मेवाड़ नामक राजपूत रियासतों पर अधिकार करने के उद्देश्य से उनके साथ एक लंबे समय तक संघर्ष किया। इस संघर्ष के दौरान औरंगजेब ने राजपूतों के अनेक मंदिर नष्ट कर दिए तथा उनकी मूर्तियों को घोर अपमानित किया। औरंगजेब के राजपूतों के साथ किए गए इस दुर्व्यवहार के विनाशकारी परिणाम निकले और जो राजपूत हमेशा मुगल साम्राज्य के साथ खड़े हुए थे, अब वे उसके विरुद्ध हो गए। औरंगजेब की यह अनुचित नीति साम्राज्य के हितों के लिए विनाशकारी साबित हुई तथा इसने साम्राज्य के गौरव को गहरा आघात पहुंचाया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार औरंगजेब ने सबसे बड़ी गलती यह की कि उसने राजपूतों को अपना दुश्मन बनाकर उनकी सहानुभूति को खो दिया, जबकि साम्राज्य को उनकी सहायता की बड़ी ज़रूरत थी। मराठों के साथ दुर्व्यवहार। औरंगजेब ने मराठों के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया। वह उनके साथ एक लंबे युद्ध में उलझा रहा। यह युद्ध मुगल साम्राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए। इन युद्धों के कारण मुगल साम्राज्य को भारी जन और धन की हानि हुई। मुगल मराठों के विरुद्ध कोई भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने में विफल रहे। इससे न केवल मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। औरंगजेब चाहता तो वह मराठों के साथ बड़ी आसानी से मित्रता कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपना बहुमूल्य समय और धन मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने में खर्च कर सकता था। इसके विपरीत औरंगजेब ने शिवाजी को 1666 ईस्वी में उससे मिलने मुगल दरबार में आए तो उसको ही बंदी बना लिया। इस घटना ने आग में घी डालने का कार्य किया। मराठे
अपने नेता के इस अपमान को सहन करने को तैयार नहीं थे। शीघ्र ही शिवाजी बड़ी चालाकी के साथ बंदीगृह से बच निकले। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल प्रदेशों में वो भयंकर लूटमार की जिससे औरंगजेब भी तौबा तौबा कर उठा। औरंगजेब को लगा जैसे कि मराठों के साथ युद्ध छेड़कर उसने मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालने का कार्य किया हो। बादशाह की इच्छा थी कि वह मराठों का विनाश करे तथा समस्त दक्षिण भारत पर अपनी स्थायी शक्ति स्थापित करे, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। मराठों ने बादशाह एवं उसके साम्राज्य दोनों का विनाश कर दिया और दक्षिण का राज्य मिलना तो दूर, उत्तर भारत का राज्य भी उसके उत्तराधिकारियों के हाथ से निकल गया। डॉक्टर A.B. पांडे ने इस बात का वर्णन किया है। सिखों के साथ दुर्व्यवहार। औरंगजेब को गैर मुसलमान एक आंख भी नहीं भाते थे। वह पंजाब में सिखों की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सकता था। इसलिए उसने 11 नवंबर 1675 ईस्वी को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद कर दिया। इस कारण पंजाब के सिख भड़क गए। उन्होंने मुगलों के अत्याचारी शासन का अंत करने का प्रण किया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अपने धर्म की रक्षा के लिए उनका सशस्त्र होना आवश्यक है और इसी उद्देश्य से गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सभी सिख इकट्ठे हुए और गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में वैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना की। इसने एक ऐसी बलिदानी जाति को जन्म दिया जिसने बहुत जल्दी ही पंजाब से मुगलों का नामो निशान मिटाकर रख दिया। सिखों के साथ किया गया दुर्व्यवहार मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब ने दक्षिण के अंदर बीजापुर और गोलकुंडा की रियासतों को मुगल साम्राज्य में शामिल करने और मराठों से युद्ध करने के लिए 25 वर्षों तक दक्षिण में रहना पड़ा। दक्षिण पर विजय प्राप्त करने के लिए औरंगजेब ने अपनी सारी सेना और आर्थिक शक्ति दांव पर लगा दी। उसकी दक्षिण नीति साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। यहाँ उसे अपार धन और जन की हानि हुई। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक राजधानी से अनुपस्थित रहने के कारण उत्तर भारत के अंदर भी शासन व्यवस्था बिगड़ गई तथा विभिन्न स्थानों में विद्रोह भड़क उठे। इस कारण साम्राज्य में अराजकता एवं अशांति फैल गई। इस प्रकार औरंगजेब ने अपनी विवेकहीन दक्षिण नीति से दक्षिण भारत को ही नहीं खोया बल्कि मुगल साम्राज्य की सत्ता और शक्ति के साधन उत्तर भारत को भी गंवा दिया। वास्तव में उसने सभी कुछ जीतने के प्रयास में सब कुछ खो दिया और दक्षिण का नाशूर मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। जागीरदारी प्रणाली में संकट। अकबर के उत्तराधिकारियों ने बड़ी संख्या में मनसबदारों को जागीरें देनी शुरू कर दी थी। परिणाम हुआ कि साम्राज्य की लगभग सारी भूमि जागीरों के रूप में बांट दी गई। इतिहासकारों के अनुसार 80% भूमि को जागीरों के रूप में बांट दिया गया। अब और भर्ती होने वाले मनसबदारों को जागीरें नहीं दी जा सकती थी। जागीरें न मिलने के कारण मनसबदारों ने सैनिकों और घुड़सवारों की संख्या कम करनी शुरू कर दी। जागीरदारों के बार बार परिवर्तन के कारण जागीरदार
कृषकों के साथ भी बुरा व्यवहार करने लग गए, क्योंकि वे किसानों से अधिक लगान वसूल करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त जागीरदारों ने कृषि के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया, जिस कारण राज्य की पैदावार कम हो गई। आय के कम हो जाने के कारण राज्य का प्रशासनिक ढांचा भी बिगड़ना शुरू हो गया। एम अतहर अली ने ठीक ही कहा है कि एक बार इस तरह होने से केवल जागीरदारी का ही नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य का भी अंत हो गया। विशाल साम्राज्य। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य बहुत विशाल हो गया और इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल कार्य था, क्योंकि उन दिनों यातायात एवं संचार के साधनों का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था कि आसानी से इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण किया जा सके। अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने दक्षिण राज्यों से केवल अपनी अधीनता स्वीकार कराकर ही संतोष कर लिया, बल्कि उनको अपने साम्राज्य के अंदर नहीं मिलाया। लेकिन औरंगजेब ने उनको नष्ट करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया, जिसके कारण से मुगल साम्राज्य पतन की ओर चला गया, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर उस समय नियंत्रण रखना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए मुगल साम्राज्य पतन की ओर। औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया, लेकिन उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों ने इस मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया। उसके उत्तराधिकारी सारे के सारे अयोग्य और निकम्मे साबित हुए। वे विशाल मुगल साम्राज्य के बोझ को संभालने में सक्षम नहीं थे। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम को प्रशासन में कोई रुचि नहीं थी। इस कारण उसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था। उसका उत्तराधिकारी जहांदार शाह अत्यंत चरित्रहीन एवं अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने अपने पूर्वजों द्वारा इकट्ठा किया हुआ अधिकांश धन तथा उसे उसके संबंधियों को लुटा दिया। उसका उत्तराधिकारी फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के हाथ एक कठपुतली बनकर के रह गया। मुहम्मद शाह हमेशा रंग रलियों में मस्त रहता था, इसीलिए जनसाधारण में उसको रंगीला के नाम से जाना जाता था। बाद के मुगल बादशाह भी विलासप्रिय निकले। वे अपना ज़्यादातर समय सुरा एवं सुंदरी के संग व्यतीत करते थे। इस कारण से पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल बादशाहों का नैतिक पतन होता चला गया और मुगल जो इतना बड़ा एक साम्राज्य था, वह धीरे धीरे करके समाप्त हो गया, पतन की ओर अग्रसर हुआ। मुगल साम्राज्य डॉक्टर जे.एल. मेहता के अनुसार बादशाह के सभी उत्तराधिकारी कमज़ोर साबित हुए। औरंगजेब के समय से ही आरंभ हुए साम्राज्य के विघटन को रोकने के लिए उनमें से किसी के पास भी न तो चरित्र बल था और न ही कोई संसाधन। उत्तराधिकार के नियम का न होना। मुगलों में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। प्रत्येक बादशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में सिंहासन के लिए युद्ध शुरू हो जाता था।
इस युद्ध में जो भी शहजादा सफल हो जाता उसे बादशाह मान लिया जाता था। इसलिए तलवार के बल पर ही सिंहासन के दावेदार का निर्णय किया जाता था। इसी कारण पिता पुत्र एवं भाई भाई के खून का प्यासा रहता था। जहांगीर ने सिंहासन के लिए अकबर के विरुद्ध एवं शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किए थे। औरंगजेब ने सिंहासन प्राप्त करने के उद्देश्य से न केवल अपने भाइयों द्वारा बल्कि उसके रिश्तेदारों द्वारा भी सिंहासन को प्राप्त करने के जो प्रयास किए गए थे उन सब को विफल कर दिया, क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाइयों दारा, शुजा एवं मुराद का खून किया, बल्कि अपने पिता शाहजहां को जेल में डाल दिया और शाहजहां जिस जेल कोठरी के अंदर डाल रखा था उसी कोठरी से अपने द्वारा निर्मित ताजमहल को निहारता रहता था। औरंगजेब के पश्चात भी यह सिलसिला जारी रहा। इन विनाशकारी युद्धों के मुगल साम्राज्य के लिए घातक परिणाम निकले। इनमें न केवल अनेक शहजादे ही मारे गए, बल्कि बड़ी संख्या में मुगल सैनिकों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इस कारण मुगल साम्राज्य में अशांति एवं अव्यवस्था फैल गई। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार औरंगजेब के पश्चात गृह युद्ध जो अनिवार्य हो गए थे बहुत भयंकर एवं विनाशकारी थे। 20 वर्षों के कम समय में 3 बहुत संघर्षपूर्ण एवं खूनी गृह युद्ध हुए तथा जिन्होंने दिल्ली के सिंहासन के लिए द्विधा एवं अनिश्चितता उत्पन्न कर दी। इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के संपूर्ण साम्राज्य के ऊपर प्रभाव पड़े। किसी भी साम्राज्य को संभालने के लिए आर्थिक शक्ति का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मुगलों का आर्थिक दिवालियापन उनके साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। मुगल बादशाह अकबर ने अपने सुधारों द्वारा एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की स्थापना की थी, लेकिन बाद के मुगल बादशाहों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दरबारी शान शौकत, हरम तथा भवन निर्माण पर बहुत पैसा धन पानी की तरह बहाया। शाहजहां ने भवनों के निर्माण तथा कंधार एवं मध्य एशिया के अभियानों पर इतना धन खर्च किया कि शाही राजकोष दिवालियापन के कगार पर जा पहुंचा। विवश होकर शाहजहां ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर 50% कर दी। इसका उल्टा प्रभाव पड़ा, क्योंकि किसान इतना बढ़ा हुआ भू राजस्व देने में असमर्थ थे। इसलिए अधिकांश इस व्यवसाय को छोड़ गए। औरंगजेब के शासनकाल में लड़े गए दीर्घकालीन एवं व्यर्थ के युद्धों ने स्थिति को अधिक विस्फोटक बना दिया। इन युद्धों पर जहां अपार धन खर्च हुआ, वहीं कृषि एवं व्यापार को भी गहरा आघात लगा। मुगल अधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार के कारण जनसाधारण के कष्ट बहुत बढ़ गए। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और वे अपना ज़्यादातर समय सुरा एवं सुंदरी के साथ व्यतीत करते थे तथा उन पर धन लुटाकर खुश होते थे। परिणाम स्वरूप मुगलों का आर्थिक ढांचा अस्त व्यस्त हो गया
इससे मुगल साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया। मुगल सेना की दुर्बलता। शुरुआत में मुगल सेना ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया था। बाबर के एक ही इशारे पर मुगल सैनिक अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अकबर ने मुगल सेना को शक्तिशाली बनाया। धीरे धीरे मुगल सेना कमज़ोर होती चली गई। उसके कुछ कारण थे। उन कारणों में एक था, मुगल सेना कोई राष्ट्रीय सेना नहीं थी, बल्कि इसमें तुर्क, अफ़गान, उज़्बेक, मुगल एवं ईरानियों की प्रमुखता थी। विभिन्न जातियों से संबंधित ये सैनिक एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे तथा राज्य के हितों की अपेक्षा अपने जातीय हितों को अधिक महत्व देते थे। दूसरी ओर मुगल सैनिक विभिन्न मनसबदारों के नियंत्रण में थे। उन्हें मनसबदारों द्वारा ही वेतन मिलता था। बादशाह एवं इन सैनिकों के मध्य कोई सीधा संबंध नहीं था। ये सैनिक बादशाह की अपेक्षा मनसबदार को ही अपना स्वामी समझते थे। यदि कोई मनसबदार बादशाह के विरुद्ध विद्रोह कर देता तो उसके अधीन सैनिक भी उसी का साथ देते थे। इसके अलावा मुगल सेना अनुशासनहीन थी। वे विजय की अपेक्षा अपनी सुख सुविधा पर अधिक ध्यान देने लगे। वे रण क्षेत्र में जाते समय अपने साथ अपनी बेगमों और दासियों को भी साथ ले जाने लगे। ऐसी सेना अपनी शक्तिशाली शत्रु का मुकाबला करने के योग्य नहीं हो सकती। शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल सेना की मध्य एशिया तथा औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण में मिली विफलता ने उसके अजेय होने का जादू तोड़ दिया। मुगल सेना में व्यापक भ्रष्टाचार भी फैल गया था। वे जहाँ से पैसा मिलता उधर शामिल हो जाते थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सेना की स्थिति बहुत ज़्यादा शोचनीय हो गई। सैनिकों के प्रशिक्षण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उनके अस्त्र शस्त्र भी पुराने हो गए थे। ऐसी शक्तिहीन सेना के बल पर मुगल साम्राज्य के पतन को रोकना बहुत मुश्किल कार्य था। नई शक्तियों का उत्थान। 18वीं शताब्दी में भारत में नई शक्तियों का उत्थान हुआ, जिससे मुगल साम्राज्य पतन की ओर चला गया। महाराष्ट्र में मराठे इतने शक्तिशाली हो गए जिन्होंने दिल्ली तक लूट मार मचा कर रख दी। औरंगजेब के बाद होने वाले मुगल बादशाह मराठों के सहयोग के बिना अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। दूसरी ओर पंजाब में सिखों ने अपना प्रभाव इतना अधिक बढ़ा लिया था कि वे राजपूताना में राजपूत, रुहेलखंडों में रुहेल, आगरा एवं मथुरा में जाट काफ़ी शक्तिशाली हो गए। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में, 1722 ईस्वी में सआदत खां ने अवध में और 1724 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन नई शक्तियों के उत्थान से मुगलों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा और मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। विदेशी आक्रमण। मुगल साम्राज्य के पतन में विदेशी आक्रमणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन आक्रमणकारियों में नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली प्रमुख थे। नादिर शाह ईरान का शासक था। उसने जनवरी 1739 में लाहौर पर आक्रमण कर दिया और यहाँ के मुग़ल सूबेदार
जकरिया खां दिल्ली से सहायता न मिलने के कारण बड़ी आसानी से हार गया। नादिर शाह लाहौर पर अधिकार करने के बाद दिल्ली की ओर बढ़ा। उसने करनाल की लड़ाई में न केवल मुगल सेना को एक कड़ी पराजय दी, बल्कि उनके बादशाह मुहम्मद शाह को भी बंदी बना लिया। उसने दिल्ली में भयंकर लूटमार की तथा वह यहाँ से 70 करोड़ रुपए का माल लूट कर ले गया और अपने साथ शाहजहाँ का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी साथ ले गया। अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान का शासक था। उसने 1747 ईस्वी से 1767 ईस्वी के बीच भारत पर 8 बार आक्रमण किए। उसके आक्रमणों का उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और भारत के धन को लूटना था। इन आक्रमणों के दौरान उसने 1752 में पंजाब पर अधिकार कर लिया और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को एक कड़ी पराजय दी। इसके अलावा वह भारत से अपार धन लूट करके अपने साथ ले गया। इन आक्रमणों से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा और मुगल साम्राज्य की कमजोरी सबके सामने प्रकट हो गई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति का उत्थान। मुगल साम्राज्य पर सबसे घातक वार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। इस कंपनी की स्थापना हालांकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हो गई थी। इसका उद्देश्य भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। इसने अपनी प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी की लड़ाई तथा 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय प्राप्त कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने प्रभाव अधीन में ले लिया। इन विजयों से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत प्रोत्साहित हुई। यह कंपनी अब एक राजनीतिक संस्था का रूप धारण कर चुकी थी। इस समय मुगल साम्राज्य बड़ी तेज गति से पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। मुगलों की सेना अंग्रेजी सेना के मुकाबले बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई, अतः उसमें अंग्रेज़ों से लोहा लेने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी। अंग्रेज़ों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार मुगल बादशाह अब अंग्रेज़ों की दया पर निर्भर हो गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, जहां 7 नवंबर 1862 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार भारत में मुगल वंश का अंत हो गया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुखवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज भेरिया, पेहवा, जो आज हमने विद्यार्थियों को मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का विवरण दिया है। धन्यवाद।